हिंदी उपन्यास यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 6। तमस भीष्म साहनी। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है। दूसरे भाग में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। पात्र नत्थू समाज के तथाकथित निचले तबके से आने वाला युवक जाति से चमार, जिसने 5 रुपये मिलने के कारण मुराद अली के कहने पर सुअर को मारा। मुराद अली अंग्रेजों का चमचा, पतली बेत की छड़ी झुलाता रहता। ठिगना काला बख्शी जी जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, बलगमी शरीर वाले, उम्र रसीदा आदमी, देह शिथिल पड़ गई थी। मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी के सदस्य कार्यकर्ता, कामचोर, स्वार्थ हेतु कांग्रेस से जुड़ाव। कश्मीरी लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता, जर्नैल सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता, मानसिक रूप से विक्षिप्त, ईमानदार। बरसों जेल में रहने के बाद वह शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया था। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था। जब पूर्ण स्वराज का नारा लगा था तब वह अपने शहर से वॉलंटियर बनकर लाहौर गया था। उसका ना घर था ना बीवी बच्चे थे। हफ्ते में 2-3 बार कहीं ना कहीं से पिट कर आता था। पुलिस के लाठी चार्ज में जहां लोग जान बचाकर भागते थे, वह झुर्रियों भरी अपनी छोटी सी छाती फैलाए खड़ा रहता और अपनी पसलियां तुड़वा कर आता था। शंकरलाल कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेहता का विरोधी, मुनादी वाला। देसराज कांग्रेस का कार्यकर्ता, अजीज कांग्रेस का कार्यकर्ता, अजीत सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य। वे दिखने में जवाहरलाल नेहरू जैसे दिखते थे। कुल मिलाकर 16 वर्ष जेल में काटकर आए थे और कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे। सबसे उजली खादी पहनते थे। उन पर एक तरह का आरोप लगाया जा रहा था कि सेठी ठेके वाले के पास से उन्हें 50 रुपये बीमे मिलने वाले थे, जिसकी एवज में वो सेठी को चुनाव में टिकट दिलाने वाले हैं। असल में मेहता जी और शंकरलाल की आपस में पटती नहीं थी। देवदत्त कम्युनिस्ट था। कांग्रेस की सदस्यता के नियम: सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो, शुद्ध हाथ की कत्ती, हाथ की बुनी हुई खादी पहनता हो, चरखा काटता हो। कांग्रेस कमेटी का प्रभात फेरी में गाया जाने वाला पुराना गीत, जिसे अक्सर मास्टर रामदास या फिर देसराज गाते थे। जरा भी लगन आजादी दी, लग गई जिन्हा दे मन दे विच, ओह मजनू बन दे फिर दे ने, हर सहरा हर बंदे विच। रिचर्ड जिला कलेक्टर, लीला रिचर्ड की पत्नी, पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी संस्कृति के ज्ञाता, सभी वेद वेदांग के मर्मज्ञ थे। पठन पाठन और हवन यज्ञ के अतिरिक्त हिंदू संगठन के पुण्य कार्य भी बड़ी लगन से करते थे। मास्टर देवव्रत अखाड़ा संचालक हिंदू संगठन के युवकों को लाठी चलाने का काम सिखाते थे। दानवीर प्रधान शहर के जाने माने व्यापारियों में से एक, हिंदू संगठन को 200 लाठियों के दाम की रकम दान में दी। इनका 15 साल का बेटा रणवीर मास्टर देवव्रत का शिष्य था। मंत्री जी हिंदू संगठन की ओर से मंदिर में मोर्चा संभालने के लिए मीटिंग करने वाले। हाँ सॉरी, मास्टर देवव्रत अखाड़ा संचालक हिंदू संगठन के युवकों को लाठी चलाने का काम सिखाते थे। दानवीर प्रधान शहर के जाने माने व्यापारियों में से एक, हिंदू संगठन का 200 लाठियों के
दाम की रकम दान में दी। इनका 15 साल का बेटा रणवीर मास्टर देवव्रत का शिष्य था। मंत्री जी हिंदू संगठन की ओर से मंदिर में मोर्चा संभालने के लिए मीटिंग करने वाले रणवीर 15 साल का तरुण रणवीर दानवीर प्रधान जी का बेटा था। मास्टर देवव्रत का शिष्य था और अखाड़े में शिक्षा लेने जाता था। बोधराज रणवीर की तरह यह भी मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य था। लेटकर बाण चला सकता था, शब्दभेदी बाण चला सकता था, शीशे में अक्स देखकर बाण चला सकता था, लटकती रस्सी को निशाना बना सकता था। धर्मदेव रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य कहीं से कारतूसों की खाली पेटी उठा लाया था ताकि उस कमरे में शस्त्र अस्त्रों का आभास होता रहे जिसे रणवीर ने शास्त्रागार बनाया था। नायक कमस रीठ के बाबू मस्त राम का बेटा था। स्थानीय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। मास्टर देवव्रत के अखाड़े के शिष्यों वाली मंडली में केवल यही एक युवक था जो जेबों वाली फौजी कमीज पहनता था। शंभू रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य इंद्र रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य मनोहर रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य मनोहर इंद्र शंभू रणवीर ये सभी उस दल के सदस्य थे जो दंगे में हिंदुओं की ओर से मोर्चा संभाल रहे थे। रणवीर कद का छोटा था इसलिए वह मन ही मन में अपने आप को शिवाजी की भूमिका में देखता था। उसी गली में एक इत्र बेचने वाला दंगों के दिन भी अपना पद इत्र बेचने निकल आया था। गली में रणवीर का पूरा दल था। उस इंद्र ने चाकू से मार गिराया था। प्रोफेसर रघुनाथ अकेला ऐसा हिंदुस्तानी आदमी जिसका जिले के कलेक्टर रिचर्ड्स के साथ में उठना बैठना था। दोनों को ही अंग्रेजी साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि थी। रिचर्ड्स को वह सदा ही एक सुरक्षित व्यक्ति लगा करता था। हैज़बक्स मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता, रूमी टोपी पहनता था। हर्बर्ट मिशन कांग्रेस का अंग्रेजी प्रिंसिपल अमन पसंद व्यक्ति था। मौलादाद बिजली कंपनी में क्लर्क, दाढ़ी वाला मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता। हकीम अब्दुल गनी हकीम जी कांग्रेसी मुसलमान थे। नानबाई की दुकान थी जहां सभी बैठकर कहवा पीते थे। लाला लक्ष्मी नारायण पैसे वाले जाने माने व्यक्ति ऊंचे मकान में रहते थे। शहर में अनेक मुसलमान व्यापारियों के साथ लाला जी व्यापार करते थे। नानकू लाला लक्ष्मीनारायण का नौकर, फतहदीन लाला लक्ष्मीनारायण का पड़ोसी। शाहनवाज लाला लक्ष्मीनारायण के समधी का पड़ोसी और अच्छा मित्र। उनके पास गहरे नीले रंग की ब्यूक गाड़ी थी। उसने दंगों के बीच लाला लक्ष्मीनारायण के परिवार को उनके घर से निकालकर अपनी ब्यूक गाड़ी से मैं सदर बाजार में उनके किसी सगे संबंधियों के घर छोड़ दिया था। शाहनवाज रघुनाथ का जिगरी दोस्त था। रघुनाथ की पत्नी शाहनवाज से पर्दा नहीं करती थी। दंगों के बीच में ही शाहनवाज ने रघुनाथ के पुश्तैनी घर, जो वे दंगों के कारण जल्दी में छोड़कर शहर के एक सुरक्षित इलाके में रहे थे, से रघुनाथ की बीवी के गहने की पोटली निकाल ली थी। शाहनवाज को ऑमलेट खाना पसंद था। जब भी रघुनाथ के घर जाता था, उसके छोटे भाई की बहू उसके लिए दौड़कर अंडे का ऑमलेट बनाती थी। फातिमा शाहनवाज की पत्नी, मिल्की रघुनाथ के पुश्तैनी घर का नौकर। शाहनवाज जब रघुनाथ की बीवी के गहने लाने उसके पुश्तैनी घर गया था, तब उसे सीढ़ियों से धक्का देकर गिराकर मार डाला। रघुनाथ के पुश्तैनी घर के सामने फिरोज खान वाले का गोदाम था। दंगों के दौरान नानबाई मिल्की को बीड़ी के पैकेट छत से फेंक देता था। मिल्की दंगों के दौरान रघुनाथ के घर में अकेला बचा था। वो उसे पीछे घर रखाने के लिए छोड़ गए थे। सलोतरी साहब, इनका नाम लेकर मुराद अली ने नत्थू चमार से सुअर मरवाया था और बोला था कि
सलोत्री साहब ने मरे हुए सूअर की मांग की है। जत्थेदार किशन सिंह। गुरुद्वारे में सुरक्षा प्रबंध का मोर्चा किशन सिंह ने संभाल रखा था। किशन सिंह पहले बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका था और बर्मा की लड़ाई के दांव में वह अपने कस्बे के मुसलमानों पर चलाना चाहता था। सुरक्षा की कमान संभालते ही वह घर आ जाकर अपनी खाकी कमीज पहन आया था, जिस पर इंग्लिशिया सरकार के 3 तमगे थे। हालांकि उसने तमगों वाली खाकी कमीज के नीचे पैजामा ही पहन रखा था। सरदार हरि सिंह। गुरुद्वारे की दाईं ओर से बंदूक चलाने का मोर्चा सरदार हरि सिंह को सौंपा गया। दाईं ओर का मोर्चा नकारा साबित हुआ, क्योंकि सरदार हरि सिंह ने अपने हमसायों पर गोली चलाने को स्वीकारा नहीं। बिशन सिंह मनिहारी वाले। इनकी ड्यूटी खालसा लंगर में लगाई गई थी। पीले रंग का रेशमी रुमाल अपनी पगड़ी में बांध रखा था, जो उसने बसंत पंचमी के मेले के बाद अपने बेटे के सिर से उतारकर अपनी जेब में रख लिया था। आज अचानक जेब में हाथ डालने पर उसे यह रुमाल मिला और उसने अपनी पगड़ी में खोस लिया। शेख गुलाम रसूल। गुरुद्वारे के पीछे 2 गलियां छोड़कर शेख गुलाम रसूल का ऊंचा 2 मंजिला मकान था और मुसलमानों के दल ने दंगों के समय उसी को अपना किला बना रखा था। मुखिया सरदार तेज सिंह। तेज सिंह में वजन था। उनका रोम रोम पंथ की सुरक्षा के लिए न्यौछावर था। सरदार तेज सिंह मुखिया के नाना के पिताजी महाराणा रंजीत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। युवा प्रीतम सिंह गुरुद्वारे के द्वार पर खड़े होकर सुरक्षा के लिए पहरा दे रहा था। सोहन सिंह वह युवक जो गुरुद्वारे में यह समझाने का प्रयास कर रहा था कि हमें इस सांप्रदायिकता के जहर को और बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जिसे अंग्रेज़ों ने हमारे बीच बोया है। ऐसा बोलने के लिए निहंग सिखों ने उसे पीट कर चुप कराकर बिठा दिया था। मीरदाद। जो हाल सोहन सिंह का गुरुद्वारे में था, वही हाल मीरदाद का मुसलमानों की बस्ती में था। उम्रदराज लोग मीरदाद जैसे युवकों की यह बात समझने को तैयार ही नहीं थे कि सांप्रदायिकता की ये जड़ें अंग्रेजी हुकूमत ने बोई है। उनके अनुसार असल कसूरवार दूसरे धर्म के लोग ही थे। मुसलमानों के लिए सिख और हिंदू, हिंदुओं और सिखों के लिए मुसलमान। उनके अनुसार अंग्रेजी हुकूमत के लोगों का उनके आपसी मसलों से कोई लेना देना नहीं है। वे धर्म के मामले में नहीं पड़ते। गोपाल सिंह मुखबिर। गुरुद्वारे की ओर से मुसलमानों के इलाके में घुसकर उनकी नीति का पता लगाने गया था, किंतु जिस घर में छिपा था वहाँ की बुढ़िया ने उसे देख लिया तो किसी तरह जान बचाकर भागा और वापस गुरुद्वारे पहुँच गया। गुरुद्वारे की युद्ध समिति के सदस्य सरदार मंगल सिंह सुनार, प्रीतम सिंह बजाज, भगत सिंह पंसारी, तेज सिंह, किशन सिंह। बलदेव सिंह। धर्म रक्षा की उत्तेजना में वो अपनी बूढ़ी माँ को घर पर ही छोड़कर खुद सुबह से गुरुद्वारे आ गया था, यह सोचकर कि माँ तो अब बची नहीं होगी, माँ को तुर्कों ने मौत के घाट उतार दिया होगा। उसने खून का बदला खून से लेने की ठानी और बूढ़े लोहार करीम बख्श की छाती में तलवार भोंककर उसकी हत्या कर दी। हरनाम सिंह बंतो। दंपत्ति ढोंक इलाही बख्श के अकेले सिख निवासी जिसकी दुकान लूट ली गई थी और घर जला दिया था और वह अपनी पत्नी के साथ भागने के लिए मजबूर था। ढोंक इलाही बख्शी के ही निवासी करीम खान ने हरनाम सिंह को भाग जाने का मशवरा दिया था। जसबीर कौर और इकबाल सिंह क्रमशः हरनाम सिंह और बंतों के बेटी और बेटे थे। जसबीर की शादी हो चुकी थी। वो जिस गांव में थी वहाँ सिखों की जनसंख्या ज़्यादा थी, इसलिए हरनाम सिंह थोड़ा निश्चिंत था कि सभी संगत में एकत्रित हो गए होंगे और जसबीर अकेली नहीं होगी। किंतु हरनाम सिंह और बंतों की लगातार इकबाल सिंह की चिंता सता रही थी कि वह बेचारा अकेला कहाँ होगा। इकबाल सिंह हरनाम सिंह का बेटा। इकबाल मीरपुर में बजाजी की दुकान करता था। इसका बाप हरनाम सिंह ढोंक इलाहा बख्शी
में चाय की दुकान करता था। एहसान अली के घर में हरनाम सिंह और उसकी पत्नी ने भाग कर पनाह ली हुई थी। एहसान अली की पत्नी ने हरनाम और बंतों को ऊपर एक अंधेरी कोठरी में बिठा दिया था। जब एहसान अली लौटा तो वह उसे हरनाम के बारे में बता रही थी कि हरनाम ने देखा कि एहसान अली हरनाम के घर से उसी का ट्रंक चुरा कर लाया था। लूट में और उसकी बहू अकरा उसका ताला तोड़ रही थी तो हरनाम सिंह ने खुद ही ट्रंक की चाबी दे दी और एहसान अली से कहा कि अच्छा हुआ कि ये तुम्हारे हाथ लग गया। ये हमारा ही ट्रंक था, पर अब तुम इसे अपना ही समझो। राजू, एहसान अली की पत्नी जिसने हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह दी थी। अकरा, एहसान अली और राजू की बहू, उनके बेटे रमजान की पत्नी। रमजान, एहसान अली और राजू का बेटा जोशीला युवक जिसके सिर पर सांप्रदायिकता का खून सवार था। नूरदीन, रमजान का साथी, रमजान के ही गांव का रहने वाला था। गधों पर मिट्टी और ईंट लाद कर ले जाता था। उसके दांतों के ऊपर लाल मसूड़े थे। जब हंसता तो मसूड़े दूर तक नजर आते थे। रमजान, नूरदीन और उनके अन्य साथियों ने अपनी जान बचाकर भाग रहे सिख इकबाल सिंह का पीछा किया और उसकी जान बख्शने के एवज में उससे इस्लाम कबूल करवाया। हरनाम सिंह के पिता का नाम सरदार गुरुदयाल सिंह, हरनाम सिंह के गांव का नाम ढोंक इलाही बख्श, हरनाम सिंह के तहसील का नाम नूरपुर। जिस स्कूल में दंगे खत्म होने के पश्चात रिलीफ कैंप बनाया गया था, उस स्कूल का चपरासी एक ब्राह्मण था। वह और उसकी ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि उनकी बेटी प्रकाशों को दंगाई उठाकर ले गए थे और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला था। रिलीफ कैंप के आंकड़ा बाबू उस ब्राह्मण के पास आकर कहते हैं कि कल एक बस नूरपुर जाएगी, उसमें हथियारबंद पुलिस वाले भी होंगे। वे उस बस में जाकर नूरपुर में अपनी बेटी का पता लेंगे। ब्राह्मणी उस आंकड़ा बाबू से कहती है कि अब वो हमारे पास आकर भी क्या करेगी, बुरी वस्तु तो उसके मुंह में पहले ही डाल दी होगी। ब्राह्मण कहता है कि अब प्रकाशो नहीं मिलेगी, जहाँ रहे सुखी रहे। दंगों के पश्चात जिस कॉलेज में अमन कमेटी की मीटिंग होती है, उस कॉलेज के दो चपरासी गेट के पास बैठकर बात कर रहे होते हैं कि जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते हैं। यहाँ आए हुए लोगों में हिंदू, सिख और मुसलमान सभी हैं, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। अमन कमेटी की मीटिंग के लिए यही कॉलेज का हाल चुना गया क्योंकि कॉलेज ना हिंदुओं का था, ना सिखों का, ना ही मुसलमानों का था। कॉलेज ईसाइयों का था। प्रिंसिपल भी हिंदुस्तानी नहीं था, अमरीकी पादरी था, बड़ा मिलनसार, बड़ा अमन पसंद, अल्लाह रखा। यह अपने ही गांव की एक हिंदू लड़की प्रकाशों पर अनुरक्त था जिसे वह दंगे के दौरान अपने घर लाता है। बाद में प्रकाशों की स्वीकृति होने पर उसके साथ ही रहने लगता है। प्रकाशों दंगे के दौरान अपने ब्राह्मण माता पिता से भटकी हुई युवा ब्राह्मणी जिसे उसके गांव का ही अल्लाह रखा अपहृत कर ले जाता है। कथासार, उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सूअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है। वह नत्थू चमार को 5 रुपये देकर एक सूअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह आग गाँव में भी फैल जाती है। सैयदपुर में सिखों और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। दोनों ओर
बाकायदा मोर्चे खुले हैं। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करती हैं। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। नगर और गांवों से ऊपर एक हवाई जहाज मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती हैं। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी नागरिक समिति बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख हैं। अमन कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछुड़ चुके हैं। उनके घर जला दिए गए हैं, संपत्ति लूट ली गई है। वे शरणार्थी कैंपों में अपनी बहू बेटियों का पता पूछ रहे हैं। तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। शरणार्थी कैंप का जो वर्णन लेखक ने किया है वह पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई में हम इंसान हैं। जिस इंसानियत की व्याख्या हम जीवन भर करते रहते हैं वह असल में समय आने पर पिछली सीट ले लेती है और हमारी चालक शक्ति, क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना हो जाती है। हमारा व्यवहार हिंसात्मक हो जाता है। रिलीफ कैंप के उस माहौल में जहां लोग अपने बिछड़े हुए और लापता जन का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में लेखक एक ऐसे किरदार को भी लेकर आते हैं जो अपनी मूल पत्नी की लाश को खोज रहा होता है, जिसके कि कुएं में कूदकर आत्महत्या की थी, ताकि वह अपनी पत्नी की लाश से उसके सोने के गहने उतार सकें। वह रिलीफ कैंप में काम करने वाले क्लर्क से कहता है कि अब घर वाली तो डूब मरी, जो सबके साथ हुई है वही मेरे साथ भी हुई है, पर ये कड़े और जंजीरें मैं कैसे छोड़ दूं? क्यों वीर जी? असल में तमस यथार्थपरक विस्तृत मानव सभ्यता की कहानी है। वही मानव जिसने दुनिया बसाई, उसके दोनों छोर एक कर दिए, परंतु बसी बसाई सभ्यताएं जड़ से उखाड़ देना भी मानव के ही बस की बात है। प्रमुख उदाहरण, यह सब हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहें जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है। कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों के रहनुमाई नहीं कर सकती। महमूद, बड़ा आसान है लीजा, मुसलमानों के नामों के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे ऐसे शब्द लगे रहते हैं, जबकि हिंदुओं के नामों के पीछे ऐसे शब्द जैसे लाल, चंद, राम लगे रहते हैं। रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशन दीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू और इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान। रिचर्ड, बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके होठों के आसपास खेलती रहती है। रिचर्ड, ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं, कितना रस ले लेकर पत्थरों और खंडरों के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानते हुए भी इतना चहकेगी नहीं, इतनी डिंग नहीं मारेगी। लीजा, हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है। उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। रिचर्ड, हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं, जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। रिचर्ड, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासन को किस बात खतरा है? रिचर्ड, सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक एक कनस्तर कड़वे तेल का रखें, एक एक बोरी कच्चा या पक्का कोयला रखें। उबलता तेल शत्रु पर डाला जा सकता है, जलते अंगारे छत पर से फेंके जा सकते हैं। पुण्यात्मा जी, शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, यह राजनीतिक पार्टियों से ऊपर सवाल है।
शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना होगा। सरकार का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर शहर की स्थिति को संभाल लेना चाहिए। हमें इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। उनसे अपील करनी चाहिए कि वे आपस में नहीं लड़ें। पादरी हर्बर्ट। दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है। लेखक। बाबू के कहाँ आज़ादी आने वाली है। मैंने कहा आए आज़ादी पर हमें क्या, हम पहले भी बोझा ढोते हैं, आज़ादी के बाद भी बोझा ढोएंगे। मजदूर आपस में। उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का होता है। लीजा के विचार। और लोग भी हैं, अफसरों के साथ, हमसायों के साथ, हिंदू मुसलमान सभी के साथ मिलकर मेल मिलाप बनाए रखते हैं। अपने समधियों को ही देखो, मुसलमानों का उनके घर तांता लगा रहता है। तुमने ना अफसरों के साथ बनाकर रखी, ना हमसायों के साथ। लाला लक्ष्मी नारायण से उनकी पत्नी। हम मध्य वर्ग के लोग हैं। पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता। देवदत्त। साहिबान, मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। शहर में फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है और उसे कोई रोकता नहीं। डिप्टी कमिश्नर अपनी मैम की बाहों में लेकर बैठा है और मैं कहता हूँ कि हमारा दुश्मन अंग्रेज है। गांधी जी कहते हैं कि वही हमें लड़ाता है और हम भाई भाई हैं। हमें अंग्रेज़ों की बातों में नहीं आना चाहिए। और गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। हम एक हैं, हम भाई भाई हैं, हम मिलकर रहेंगे। जर्नैल। बन तो तेरा रब्बा रखा, सरबत दा रब्बा रखा। जहाँ सबको जानता था वहाँ किसी ने आसरा नहीं दिया। सामान लूट लिया और घर को आग लगा दी। जहाँ जानने वालों से क्या उम्मीद हो सकती है। हरनाम सिंह। हम झूठी अफवाहें सुन सुनकर एक दूसरे के खिलाफ देश में आ रहे हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गांव के मुसलमानों के साथ मेल जोल बनाए रखें और हत्तुलवसा कोशिश करें कि गांव में फसाद ना हो। सोहन सिंह। अगर हिंदू मुसलमान सिख मिल जाते हैं, उनमें इत्तेहाद हो जाता है तो अंग्रेज की हालत कमज़ोर पड़ जाती है। अगर हम आपस में लड़ते रहते हैं तो हालत मजबूत बनी रहती है। मिर्दाद। रोशनी स्त्रियों के दमकते चेहरों पर पड़ रही थी। भावना से उद्वेलित चेहरे, उत्कंठा, भय, अथाह श्रद्धा और विश्वास सभी उनकी आंखों में छाए थे। कहीं कहीं किसी युवती की चकित आंखें गुरुद्वारे का अनूठा दृश्य देखे जा रही थी। इन्हीं युवतियों में जसवीर भी बैठी थी, हरनाम सिंह चायवाले की बेटी। लेखक। सैयदपुर के निवासी होने का सिखों को भी उतना ही गुमान था जितना मुसलमानों को। सभी को सैयदपुर की लाल मिट्टी पर, बढ़िया गेहूं पर, लुकाटों के बागों पर, यहाँ तक कि सैयदपुर के कड़े जाड़ों पर और बर्फीली हवा पर समान रूप से नाच था। और इसी भांति अपनी मेहमानवाजी पर, दरिया दिली पर और हंसमुख स्वभाव पर भी नाज था। फसाद शुरू होने पर दोनों ओर से लोग सैयदपुर के निवासी होने के नाते ही छाती ठोककर मैदान में कूदे थे। लेखक। चांदनी पीली पड़ गई, धीरे धीरे पों फटने लगी। रात का ऐन्द्रजालिक वातावरण फिर से छिन्न भिन्न होने लगा। स्वच्छ शीतल हवा रोज की तरह बहने लगी। गांव के बाहर पके गेहूं के खेत इस हवा में झूमने लगे। हवा में लुकाटों की महक थी। नदी की ओर से हवा का झोंका आया। लुकाटों की महक से लदा हुआ उसमें उन सफ़ेद फूलों की भी भीनी भीनी गंध मिली थी जो इस मौसम में झाड़ियों पर उगते थे। किसी किसी वक्त लुकाटों के बाग में से तोतों का एक झुंड पर फड़फड़ाता, ची ची करता उड़ जाता। नदी का पानी नीला नीला हो रहा था। हवा का झोंका आता तो पानी में झुरझुरी सी होती। लेखक। जब रोशनी फैलने लगी तो
चीलें और कौवे ढेरों के ढेरों आसमान में उड़ने लगे। उनके गिद्ध भी मंडराते हुए आ गए। स्कूल के बाहर खड़े एक रुंड मुंड पेड़ पर 10-15 गिद्ध आकर बैठ गए थे। छोटे छोटे सिर, बड़ी बड़ी पीली चोंचें। कुछ गिद्ध कुएं की जगत पर भी आ बैठे थे, जहां लाशें फूलने लगी थी और फूल फूल कर कुएं के मुंह तक पहुंचने लगी थी। घरों की मुंडेरों पर भी जगह जगह गिद्ध आकर बैठ गए थे। गलियां सुनसान पड़ी थी। बिखरी लाशें गांव की निस्तब्धता की ओर भी गहरा बना रही थी। अब गांव की गलियों में कोई धीरे से भी चलता तो उसके पैरों की चाँप गूंजती थी। लेखक पिछले 1 साल में रिचर्ड उसे 2 बार 3-3 महीने के लिए जेल भेज चुका था। वह आदमी फिसाद के पहले और फिसाद के दिनों में भी फिसाद को रोकने की कोशिश करता रहा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कारकुनों को एक साथ मिलकर बैठने और शहर में अमन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहा था। इसकी नज़र अभी भी अमन पर ही थी। इस समय यह इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं करेगा। लेखक यहाँ सभी टोडी इकट्ठे हुए हैं। सरकार की चापलूसी करने वाले हम किसी से डरते नहीं हैं। साफ बात मुंह पर कहते हैं। इन फिसादों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार उस वक्त कहाँ थी जब शहर में तनाव बढ़ रहा था? अब कर्फ्यू लगाया गया है, उस वक्त क्यों नहीं लगाया गया? उस वक्त साहब बहादुर कहाँ थे? हम किसी से डरते नहीं हैं। साफ बात मुंह पर कहते हैं। मनोहर लाल। फिसाद करने वाला भी अंग्रेज, फिसाद रोकने वाला भी अंग्रेज, भूख को मारने वाला भी अंग्रेज, रोटी देने वाला भी अंग्रेज, घर से बेघर करने वाला भी अंग्रेज, घरों में बसाने वाला भी अंग्रेज। बख्शी जी। इतने गांव तो जल गए रिचर्ड, अभी भी तुम्हें काम है। अब तुम्हें और क्या काम करना है? लीजा, मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे रिचर्ड? मुझे जलते गांवों की सैर करवाओ। मैं कुछ भी देखना नहीं चाहती, कभी भी जाना नहीं चाहती। लीजा, हमें आंकड़े चाहिए, केवल आंकड़े। आप समझते क्यों नहीं? आप लंबी हाँकने लगते हैं, सारी राम कहानी सुनाने लगते हैं। मुझे राम कहानी नहीं चाहिए, मुझे केवल आंकड़े चाहिए। कितने मरे, कितने घायल हुए, कितना माली नुकसान हुआ। रिलीफ कमेटी का बापू ने कहा कि हिंसा मत करो। अब फिसाद के वक्त मुझ पर कोई हमला कर दे तो मैं क्या करूं? क्या उस वक्त मैं उसके सामने हाथ जोड़ दूं? मार ले भाई, गर्दन झुका दूं? काट ले भाई गर्दन? क्या करूं? कश्मीरी लाल। गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब ही नहीं दो। शंकर लाल। तू खुद तशद्दुद नहीं कर। नंबर 1, तू तशद्दुद करने वाले को समझा भी, अगर समझाने का मौका है तो। नंबर 2, और अगर वह नहीं मानता तो डटकर मुकाबला कर। यह है नंबर 3। बख्शी जी। दोनों एक दूसरे के साथ घुलने लगे हैं। अल्लाह हरखा ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। डरी सहमी रहते हुए भी प्रकाशो इन अनूठे अनुभव में भाग लेने लगी थी। उसे ग्रहण सी करने लगी थी। उसे लगता जैसे अतीत पीछे छूटता जा रहा है और वर्तमान बाहें फैलाए उसे आलिंगन में भरने के लिए उतावला हो रहा है। स्थिति इतनी बदल गई थी कि उसके प्रसंग में प्रकाशों के माँ बाप असंगत होते जा रहे थे। लेखक, यदि कोई हिंदू अब चुनाव के लिए खड़ा होगा तो उसे कांग्रेस के समर्थन की ज़रूरत होगी, और अगर कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसे मुस्लिम लीग के समर्थन की। लेखक, हम जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते। यहाँ सभी आए हैं, हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। लेखक, मैं सोचता हूँ इस वक्त हम सब मिलकर जैसे भी हों शहर की फ़िज़ा को बेहतर बनाएं। यहाँ शहर के सभी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, उनकी आवाज़ का बड़ा असर होगा। मेरा विचार है कि एक अमन कमेटी बनाई जाए और यह अमन कमेटी हर मोहल्ले में, हर गली में अमन का प्रचार करे। इसमें सभी सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल हों।
इस काम के लिए मैं समझता हूँ कि अगर एक बस का इंतजाम हो सके जिस पर लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन लगा दिए जाएं और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठकर जगह जगह बस में से अमन की अपील करें तो इसका बड़ा असर होगा। लुकस साहिबान, इस तरह हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। फिरका वाराना अनासर के खिलाफ हमें लड़ना है। यह जरूरी नहीं कि किसको नुमाइंदगी मिले, ज़रूरी यह है कि अमन कमेटी सभी फिरकों की एक मुश्तरका जमात बने ताकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर से अमन की अपील कर सकें। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं तजवीज़ करता हूं कि जनाब हया बख्शी जी और ज्ञानी जोधा सिंह जी को अमन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाए। देवदत्त। लोगों ने झांक झांक कर बस के अंदर देखा। कौन आदमी था जो पहले से बस में बैठकर आया था और लाउड स्पीकर पर नारे लगा रहा था? ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी हाथ में माइक्रोफोन पकड़े बैठा था। बहुत लोगों ने उसे नहीं पहचाना। कुछ एक ने पहचान भी लिया, नत्थू मर चुका है, वरना नत्थू यहाँ मौजूद होता तो उसे पहचानने में देर नहीं लगती। मुराद अली था, काले चेहरे और कंटीली मूँछों वाला मुराद अली। उसकी पतली सी छड़ी उसकी टांगों के बीच पड़ी थी और छोटी छोटी आंखें दाएं बाएं देखे जा रही थी और लाउड स्पीकर में से नारे गूंज रहे थे। लेखक राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी हिंदी साहित्य के अमर उपन्यासों में से एक है। 1968 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है, जिसमें हास्य का पुट भी कई बारगी नजर आता है। यह उपन्यास स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था को खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। यह इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को प्रकाशन के अगले वर्ष ही 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। यह रचना आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। राग दरबारी 35 अंशों में विभक्त रिपोर्टाज शैली में रचित उपन्यास है। राग दरबारी हिंदी का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है। लेखक शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वातंत्रोत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि की पोल खोलकर रख देता है। व्यंग्य शैली में होने के कारण हंसी मजाक और रोना दोनों का अनुभव एक साथ होता है। यहाँ धारदार व्यंग्य मनोरंजन के साथ साथ पाठक को आत्मनिरीक्षण का भी अवसर बखूबी प्रदान करता है। भारतीय शासन व्यवस्था एक व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद इत्यादि को कुछ इस तरह उभारा गया है कि पाठक उनकी तहों तक पहुंचता है। पात्र, मुख्य पात्र वेद जी यह गांव की केंद्रीय सत्ता के प्रतीक हैं जो गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड हैं। बद्री पहलवान वेद जी के बड़े बेटे शरीर को सुगठित बनाने का अभ्यास करने में व्यस्त तथा अपने आश्रय में रहने वालों की देखभाल करते थे। रुप्पन वेद जी के छोटे बेटे और कई वर्षों से 10वीं कक्षा के छात्र थे और छात्र नेता भी थे। रंगनाथ वेद जी के भांजे इतिहास से एमए करके लगभग 5-6 महीने के लिए छुट्टी पर शिवपालगंज आए। छोटे पहलवान बद्री पहलवान के शिष्य गांव की राजनीति में सक्रियता रखने वाले, अपने पिता से बदतमीजी करने वाले। प्रिंसिपल साहब छंगामल इंटर कॉलेज के प्राचार्य, कॉलेज की साजिशों में महत्वपूर्ण स्थान। खन्ना मास्टर छंगामल इंटर कॉलेज के इतिहास के अध्यापक और मास्टर मोतीराम छंगामल इंटर कॉलेज के अध्यापक, साथ ही आटा चक्की का काम करने वाले। जोगनाथ स्थानीय गुंडा, हमेशा नशे में रहने वाला। शनिचर असली नाम मंगलदास, वेदनाथ जी का नौकर, उपन्यास के अंत में प्रधान बनाया जाता है। लंगड़ भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार। बेला गयादीन की कुंवारी लड़की जो कुंवारी रहकर वैवाहिक जीवन का आनंद लेती हैं। रामादीन भीकम खेड़वी
अफीम का कारोबार करता था। वेद जी का विरोधी गौणपात्र कालिका प्रसाद, कुशहर प्रसाद, गयादीन, पंडित राधेश्याम शत्रुघ्न सिंह, रिपुदमल, सर्वदमन सिंह, डॉक्टर बलराम सिंह। विशेष कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति एवं ग्रामीण करुणाई जीवन की आलोचना। राग दरबारी में भाषा प्रयोग के विविध रूप दिखाई देते हैं। एक तरफ ग्रामीण पात्र वेद जी, रूपन, शनिचर, जोगनाथ आदि की भाषा गांव के परिवेश में है, वहीं शहर के आए रंगनाथ की भाषा में बौद्धिकता है। शराबी जुआरी की भी अपनी गंवी भाषा है। लोक जीवन के शब्द लक, दक, चकाचक, फंटूस, खड़दूस, तीड़ी बीड़ी, कल्लाना, लुल्लुहाना, कुकुरहाव, चीड़ी मार, चुर्रेट, हड़काना आदि मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तन पर नहीं लत्ता, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, हर साख पर उल्लू बैठा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, आग खाएगा तो अंगार आगेगा, मुंह में राम बगल में छुरी, अंधों में काना राजा, हमारी ही पाली लोमड़ी, हमारे ही घर में हुआ। कथासार। इस उपन्यास की कहानी किन्हीं मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। उपन्यास में अनेक पात्र हैं और सबकी अपनी अहमियत है। गांव की राजनीति मुख्य तौर पर दो ध्रुवों पर केंद्रित है। एक है वेद जी और दूसरे रामधीन भिखम खेड़वी। वेद जी बड़े चालाक, चतुर और कुटिल पात्र हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पर गांव के कॉलेज और कोऑपरेटिव पर कब्जा जमाए बैठे हैं। उनके दो पुत्र हैं, दोनों शैक्षिक मामले में भदेश हैं। बड़ा बेटा पहलवानी करता है और छोटा रूपन कई सालों से 10वीं का छात्र है तथा छात्रों के बीच नेता बना बैठा है। रंगनाथ वेद जी का भांजा है जो शहर से पढ़कर मामा के गांव सूरपालगंज आता है। अब अपने किताबी आदर्शों को लेकर गांव पहुंचता है। धीरे धीरे उसका सामना पुलिस तंत्र, न्याय तंत्र, शैक्षिक तंत्र और सामाजिक तंत्र में व्याप्त बुराइयों से होता है। रंगनाथ ने अप्रत्यक्ष रूप से बेईमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक पक्ष को उकसाया भी, पर उसकी कोशिश सफल नहीं हुई और उसने भी हार मान ली और गांव छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। इसी प्रसंग में एक पात्र उससे कहता है कि जाओगे कहाँ, हर जगह तो बेईमान और भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस बात से लेखक ने यह संकेत किया कि देश भर में ना जाने कितने ऐसे शिवपालगंज भरे पड़े हैं। इस उपन्यास में राग दरबारी से अभिप्राय है कि वेद जी की बैठक दरबार केवल उन्हीं का राग न होकर समूचे देश के प्रमुख सत्ता प्रतिष्ठानों का भी राग बन गया है, जिसमें राष्ट्रीय प्रजातंत्र में पंचायत, ग्राम सभा, सहकारी समितियों के चुनाव में हथकंडे से लेकर गुटबंदी, तिकड़मबाजी, शोषण, उत्पीड़न चौतरफा व्याप्त है। प्रमुख उदाहरण, वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है, जैसे कि सत्य के होते हैं। इस ट्रक के भी कई पहलू हैं। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वहाँ प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाता है और लौटकर अपने सांचे में आ जाती है। कहाँ हो? घास खोद रहा हूँ। इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। रंगनाथ ड्राइवर से। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है।
जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो सकती, मुकदमों का चालान नहीं हो सकता, अदालतों में गवाही नहीं हो सकती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। बाद में पता चलता कि वह अकेला आदमी 20 गांवों की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालत में जहां है वहां से उसी हालत में वह 20 गांवों में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया तो उसका पता लगा सकता है और अपराध ना हुआ तो उसे करा सकता है। देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि इस देश के निवासी परंपरा से कवि हैं। चीज़ को समझने के पहले वे उस पर मुग्ध होकर कविता कहते हैं। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है। 2 पैसे की जहाँ किफ़ायत हो वह उधर ही मुँह कर मारता है। मास्टर मोतीराम लड़कों से। क्लर्क ने कहा, सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ। मालवी एक बस बिगड़ जाती है तो सब सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठा दी जाती है। इन सड़कों को भी वैसे ही अपने दर्जे में ले जाकर बैठा लो। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता, वह अपने आप खत्म हो जाती हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत की ईजाद दीवानी की अदालतों में हुई है ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर ना मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। तब तक लंगड़ दरवाजे पर आ गया। शास्त्रों में शूद्रों के लिए जिस आचरण का विधान है उसके अनुसार चौखट पर मुर्गी बनकर उसके वेद जी को प्रणाम किया। इससे प्रकट हुआ कि हमारे यहाँ आज भी शास्त्र सर्वोपरि हैं और जाति प्रथा मिटाने की सारी कोशिशें अगर फरेब नहीं हैं तो रोमांटिक कार्रवाइयाँ हैं। इस देश में लड़कियाँ ब्याहना भी चोरी करने का बहाना हो गया है। एक रिश्वत लेता है तो दूसरा कहता है कि क्या करें, बेचारा बड़ा खानदान है, लड़कियां ब्याहनी है। सारा बदमाशी का तोड़ लड़कियों के ब्याह पर होता है। यहाँ भी यह मानकर चला जाता था कि किसान गाय भैंस की तरह मच्छर भी पालने को उत्सुक हैं और उन्हें मारने के पहले किसानों का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन के लिए रोब की ज़रूरत है, रोब के लिए अंग्रेजी की ज़रूरत है। छोटे पहलवान बोले, जिस किसी की दुम उठाकर देखो मादा ही नज़र आता है। गुटबंदी परमात्मानुभूति की चरम दशा का एक नाम है। उसमें प्रत्येक तू में को और प्रत्येक में तू को अपने से ज़्यादा अच्छी स्थिति में देखता है। वह उस स्थिति को पकड़ना चाहता है। मैं तू और तू में को मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाना चाहता है। वेदांत हमारी परंपरा है और चूंकि गुटबंदी का अर्थ वेदांत से खींचा जा सकता है, इसलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है और दोनों हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। आप बांभन हैं और मैं भी बांभन हूँ। नमक से नमक नहीं खाया जाता। हाँ, चपरासी प्रिंसिपल से। कोई साला काम तो करता नहीं है, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। रुपन रघुनाथ से। जनता के रुपये पर इतना दर्द दिखाना ठीक नहीं, वह तो बर्बाद होगा ही। गयादीन मालवी से।
नैतिकता का नाम लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। वहाँ लकड़ी की एक टूटी फूटी चौकी पड़ी थी, उसकी ओर उंगली उठाकर गयादीन ने कहा, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त पर इस पर चादर बिछा दी जाती है, तब बड़ी बढ़िया दिखती है। इस पर चढ़कर लेक्चर फटकार दिया जाता है, यह उसी के लिए है। संविधान एक कविता का नाम है जिसके अनुच्छेद 17 हैं। छुआछूत खत्म कर दी गई है, क्योंकि इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं, और क्योंकि छुआछूत इस देश का एक धर्म है। गांधी, जैसा कि कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में ही पैदा हुए थे, और उनके अस्थि कलश के साथ ही उनके सिद्धांतों को संगम में बहा देने के बाद यह तय किया गया था कि गांधी की याद में अब सिर्फ पक्की इमारतें बनाई जाएगी। चुनाव के चौचले में कुछ नहीं रखा है। नया आदमी चुनो तो वह भी घटिया निकलता है। सब एक जैसे हैं। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उसका नाम क्राइसिस ऑफ कॉन्शस है। देखो दादा, यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ रूपन रंगनाथ से। अगर हम खुश रहें तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती, और गरीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। ये साली टेक्स्ट बुकें समझ लीजिए सड़े गले फल ही हैं। लोंडों के पेट में इन्हीं को भरते रहते हैं। कोई हजम करता है, कोई के करता है। भाई प्रिंसिपल से यह पुराने श्लोक में भूगोल की एक बात समझाई गई है कि सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं एक पुराने श्लोक में भूगोल की एक बात समझाई गई है कि सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, वह जिधर ही उदित होता है वही पूर्व दिशा हो जाती है। उसी तरह उत्तम कोटि का सरकारी आदमी कार्य के अधीन दौरा नहीं करता, वह जिधर निकल जाता है उधर ही उसका दौरा हो जाता है। प्रत्येक महापुरुष के इर्द गिर्द बालक बालकों का मेला लगा हुआ है। पुरुष जब महापुरुष बन जाता है तो वह अपनी इज्जत अपने बालक बालकों को सौंप देता है। बालक उस इज्जत को खींचना शुरू करते हैं। जब वैद्य जी वोट की भीख मांग रहे थे हैं तो मना कौन कर सकता है। हमें कौन वोट का अचार डालना है, ले जाएं, वैद्य जी ही ले जाएं। इक्के वाला सनीचर से। शिवपालगंज में सभी जानते हैं कि गांव सभा का एक और उसके प्रधान का अमीर होना एक ही बात है। परिणाम था प्रधान का पद बड़ा ही लाभदायक और गुणकारी था। वे कॉलेज प्रायः किसी स्थानीय जननायक की प्रेरणा से शिक्षा प्रचार के लिए और वास्तव में उसके लिए विधानसभा या लोकसभा के चुनावों की जमीन तैयार करने के उद्देश्य से खोले जाते थे, और उनका मुख्य कार्य कुछ मास्टरों और सरकारी अनुदानों का शोषण करना था। वास्तव में सच्ची हिंदुस्तानी की यही परिभाषा है कि इंसान जो कहीं भी पान खाने के इंतजाम कर ले और कहीं भी पेशाब करने की जगह ढूंढ ले। इस बार उस नौजवान ने देश के औसत नौजवानों की तरह जो प्रेम अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों से और ब्याह अपने आप के द्वारा सहेज की सीढ़ी से उतारकर लाई गई लड़की से करता है, कहा मैं कुछ नहीं जानता, पिताजी जैसा हुक्म देंगे करूँगा। नौजवान गया दिन से। सोते को जगाया जा सकता है, पर कोई झूठ मूठ सोने के बहाने पड़ा हो तो उसे कैसे जगाया जाए। वैद्य गया दिन से। हमारे न्यायशास्त्र की किताबों में लिखा है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। वहीं यह भी बढ़ा देना चाहिए कि जहाँ बस का अड्डा होता है वहाँ गंदगी होती है। देखो लंगड़, तुम्हारे कायदा कानून जानने से कुछ नहीं होता। जानने की बात सिर्फ एक है कि तुम जनता हो और जनता आसानी से नहीं जीतती। रंगनाथ,
सच्चाई किस चिड़िया का नाम है? किस घोंसले में रहती है? कौन से जंगल में पाई जाती है? रुपन बाबू ठहाका मारकर हंसे। दादा, यह शिवपालगंज है। यहाँ यह बताना मुश्किल है कि क्या सच है क्या झूठ है। रुपन रंगनाथ से। रुपन मुंह लटका कर बैठे हुए हैं थे। वे भुनभुनाए, मुझे तो लगता है दादा, सारे मुल्क में यह शिवपालगंज ही फैला हुआ है। रुपन रंगनाथ से।